welcome. This is Sarthak. In the news midweek is Ronaldo is back. अब आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो कि नहीं, 2:30 बजे मैच उठ के देख रहे हो कि नहीं, बट मेसी वर्सेस रोनाल्डो की डिबेट फिर से वापस आ गई। इस हफ्ते एक मैच में हैट्रिक, दूसरे मैच में 2 गोल करके लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप हिस्ट्री के हाईएस्ट गोल स्कोरर बन गए हैं। और सिर्फ मेसी नहीं, एम्बापे, हालैंड, लमीन यमाल, जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस बार वर्ल्ड कप में, वो सब स्कोर कर चुके थे एक्सेप्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनफैक्ट डीआर कॉन्गो के खिलाफ जो मैच हुआ उसके बाद रोनाल्डो के खिलाफ जो इंटरनेट पे हेट था, The team needs to score, not you needs to score. इंटरनेट पे किसी प्लेयर की गर्लफ्रेंड ने कुछ बोल दिया और बहुत ज्यादा हेट था रोनाल्डो के खिलाफ। एंड फुटबॉल की जब भी बात आती है, फॉलो करो ना करो, मेसी वर्सेस रोनाल्डो हुज द गोट की डिबेट आती है। तो ये बता दूं, आई एम नॉट अ वेरी बिग फुटबॉल वॉचर। मैं क्रिकेट फैन हूं, बट कभी चैंपियंस लीग, कभी यूएफए, ला लीगा के मैचेस देख लिए तो देख लिए। अब तो मेसी रोनाल्डो में बोलो बेस्ट स्ट्राइकर कौन है, तो भाई मैं कहूंगा एम्बापे। एंड मेरे टाइम से ऑल टाइम क्लासिक जिसे देखने में मजा आता है वो नेमार है। एंड मेसी वर्सेस रोनाल्डो में मेरा पर्सनल फेवरेट इज सुआरेज, क्योंकि वो काट लिया करता था लोगों को। तो फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आई वुड से मेसी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मेसी सबसे कम इन्वॉल्व होता है गेम में, बस देखता रहता है कहां क्या चल रहा है, क्या टीम सेटिंग है, और जैसे ही उसके पास बॉल आती है वो ड्रिबल करके सीधा गोली तक ले जाता है। तो सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। इन माय ओपिनियन मेसी इज गॉड गिफ्टेड, बट रोनाल्डो इज माइंडसेट। मेसी पैदा ही हुआ था फुटबॉल खेलने के लिए, रोनाल्डो ने अपना स्किल सेट डेवलप किया। सबसे ऊंचा उठ के हेडर मार लेता है, मतलब उसने ट्रेनिंग की उतनी, अपनी बॉडी को केपेबल बनाया। आज भी उसकी डाइट, उसका फिटनेस, उसका रूटीन, उसका एथलेटिसिज्म, ये अक्रॉस स्पोर्ट्स बड़े बड़े एथलीट्स उसको एडमायर करते हैं उसके लिए। इस हफ्ते जितना उसको हेट मिला कभी नहीं मिला हो उसके करियर में। एंड देन कम्स पोर्चुगल वर्सेस उज्बेकिस्तान का मैच। बंदे ने 2 गोल मारे। और जो लोग बोल रहे थे ना टीम प्लेयर नहीं है, एक है फ्री किक लेने की, सबको लगा था कि भाई रोनाल्डो रोनाल्डो लेगा, सारी अटेंशन खुद को ली, और उसका दूसरा वाला टीम प्लेयर शूट कर देता है, गोल हो जाता है। तो मेसी रोनाल्डो में कौन ग्रेटेस्ट है, सबका अपना ओपिनियन है, तुम्हारा अपना हो सकता है, बट वो तुम्हारा ओपिनियन ही रहेगा। हम लोग एज नॉर्मल मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स एक चीज सीख सकते हैं, नेवर राइट ऑफ लेजेंड्स। No. अगली न्यूज़ से पहले आगे बढ़ें तो एक तो मैं वीडियो दिखाता हूं जो मैं अपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो ये वीडियो मेरे सामने आई। वीडियो पोस्ट की है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंटेरियन ने। ये है जोएन रायन, ये वहां की चीफ गवर्नमेंट विप है। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहां से सवाल पूछती है अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया रिलेशन। एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद इस पर बात करते हैं। My question is to the Prime Minister. Why is Australia's relationship with India and the contribution of the Indian community so important to our nation? I thank the member for Lawler and Chief Government Whip for her question and for her passionate engagement in her own electorate. India, of course, has the largest population in the world, but it will also grow to be the 3rd largest economy in the world over this decade. अब ये पूरी वीडियो हम लोग ने इंस्टाग्राम के अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में डाल दी है, तो जाके देख लेना। बताने का मतलब क्या था, हमारे पार्लियामेंट में सवाल जवाब डायलॉग कम होता है, बूइंग ज्यादा होती है। और कंपेयर करो इस वीडियो से ऑस्ट्रेलिया जैसा, जो हमारे कंपैरेटिवली एक डेवलप देश है, जब वहां के जब ऑपोजिशन को सवाल पूछता है तो सामने वाला प्राइम मिनिस्टर भी वो रिकॉग्नाइज करता है, उसको क्वेश्चन बोलने के लिए थैंक यू करता है, फिर उसकी तारीफ करता है और फिर उनके सवाल का एक डिटेल्ड जवाब देता है। यही होता है गवर्नेंस का तरीका फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में। हमारे यहाँ जो चल रहा है वो ठीक है या नहीं, उसको बेटर से कंपेयर करके देखना पड़ता है कभी कभी। मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। एंड दैट इज व्हाट माय पॉइंट वाज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। एक तरफ ईरान का युद्ध है और दूसरी तरफ जॉब मार्केट में अपना एक युद्ध छिड़ गया है, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। आजकल क्या है ना, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, सबके प्रीमियम वर्जन्स पे कंपनीज और इनके एम्प्लॉइज काम करते हैं और ये एलएलएम मॉडल्स देते हैं टोकन्स। आप जितना ज्यादा इनको यूज करोगे उतने टोकन स्पेंड करने पड़ेंगे। हाल ही में खबर आई कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने हर एक एम्प्लॉय पर ऑन एन एवरेज 500 से लेके $2000 क्लाउड कोड टोकन्स पर खर्च कर रहा है। मतलब हर एक एम्प्लॉय पर कंपनी खर्च कर रही है लगभग 1.5 से लेके 2 लाख रुपए, सिर्फ इसीलिए ताकि उसको टोकन्स दिए जाएं और वो ज्यादा से ज्यादा कोडिंग कर पाए। अब आप सोचिए, जब टॉप फर्म्स अपने एक्सपीरियंस लोगों पर इतने ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, तो वो इंसान जिसको एआई की बेसिक नॉलेज तक नहीं है, वो इतने कट थ्रोट कंपटीशन में कैसे सरवाइव कर पाएगा, इनको कैसे चैलेंज करेगा। बाकियों का तो पता नहीं, पर अगर आप एक टेक्निकल साइड से हो तो आज की डेट में बिना एआई सीखे एंट्री लेवल की भी नौकरी मिलना या बचा पाना
और आजकल चैट जीपीटी, जेमिनाई या वो एक्स का क्या है वो ग्रोक, उससे कई ज्यादा बेहतर है क्लॉड। मतलब आप ट्राई करके देखो, समझ जाओगे। और ट्राई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आउटस्किल लेके आए कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप। क्या है, कब होगी, उससे पहले बता दूं कितने की है। फ्री। कई बार इन कोर्सेज में क्या होता है कि कई सारे टेक प्रोफेशनल्स भी आते हैं, नॉन टेक भी आते हैं, तो वो भी कंफ्यूज आते हैं कि बेसिक सिखाएं कि नहीं सिखाएं। तो इसमें अच्छी बात ये है कि दो अलग अलग स्ट्रीम है, एक टेक प्रोफेशनल्स के लिए वर्कशॉप है और एक नॉन टेक प्रोफेशनल्स के लिए वर्कशॉप है। आपके वीकेंड के कुछ प्लान्स हैं? नहीं है तो बढ़िया है, और अगर हैं तो कैंसिल करके या कुछ सीखो, वरना अगले हफ्ते छुट्टी बनाने के लिए ना जॉब रहेगी ना वीकेंड। सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक 1 घंटे का ब्रेक, 8 घंटा प्रतिदिन, 16 घंटे टोटल लाइव हैंड्स ऑन आपको क्लॉड सिखाया जाएगा। फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, फ्रीलांसर हो, फाउंडर हो या एंटरप्रेन्योर हो, आप कोई भी हो, आप ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप सीखोगे कि क्लॉड की मदद से आप घंटों की रिसर्च मिनटों में कैसे कर सकते हो, बिना एक भी लाइन कोड किए एक टूल्स और डैशबोर्ड्स बनाना, खुद से प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स बनाना, और क्लॉड को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट की तरह यूज करना। ये क्रूशियल ट्रेनिंग आउटस्किल आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला है। इस टाइम पे सिर्फ ईरान अमेरिका नहीं, एक मॉडर्न टेक वॉर चल रहा है, और जो अपने आप को अपस्किल नहीं करेगा वो आउटडेट हो जाएगा या कोई उसको आउटस्किल कर देगा। सैटरडे संडे 2 दिन की लाइव वर्कशॉप 10 AM to 7 PM, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। अच्छा, इस हफ्ते के संडे शो कमेंट्स में एक नाम बार बार सुनने को मिला, भाई प्लीज कवर भरत तिवारी केस, प्लीज कवर भरत तिवारी केस। सो हियर वी गो। भोजपुर का भरत तिवारी एनकाउंटर केस। भरत तिवारी एक सोशल एक्टिविस्ट था। बिहार में क्या होता है कि वहां पे ना हर साल नदी के कटाव से बहुत सारे सैकड़ों गांव जो होते हैं वो बह जाते हैं, हजारों लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो उनकी मदद के लिए काम किया करता था कि भाई सरकार ने जो उनको बोला रिहैबिलिटेट करने का, क्या किया, क्या उनको सुविधाएं मिली, उनके लिए आवाज उठाता था, कंटेंट बनाता था, एंड लोकल लोगों में बहुत ज्यादा फेमस था। और क्योंकि वो जो काम करता था उसी की वजह से वहां के जो लोकल पुलिस वाले थे उससे उसकी अनबन हो गई। एक दिन बिहार पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है, ये कह के कि अनसोशल एलिमेंट था और ये हम लोग पे फायरिंग करने वाला था। उनको नहीं पता था कि भरत तिवारी दरअसल उसी समय पे एक फेसबुक लाइव पे भी था। फेसबुक लाइव पे वो दिखाता है कि देखिए पुलिस वाले हैं, ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, ये मेरे पास हथियार है, शायद इलीगल वेपन था, और वो लाइव वीडियो पे ही पुलिस के सामने फेंक देता है, और उसी के कुछ ही सेकंड बाद कैमरे के सामने पुलिस उसको गोली मार के उसका एनकाउंटर कर देती है। इसके बाद पूरे बिहार, इनफैक्ट पूरे इंडिया से लोग भरत तिवारी केस के बारे में बात करने लगे कि उसको गलत तरीके से मारा गया, उसका फेक एनकाउंटर किया गया, पर कुछ नया भी तो नहीं हुआ। एंड आई नो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे बोल दिया, भाई मैंने तो वैसे ही बोला जैसे पहले से बोलता आ रहा हूं। भाई कुछ नया नहीं है, ये होता आ रहा है, बस अब आपको इसलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि उस इंसान के साथ हुआ है जिसके बारे में आप केयर करते हो। ये फेक एनकाउंटर केस फीफा वर्ल्ड कप की तरह 4 साल में एक बार नहीं हो रहा। आंखें खोलो, क्रिकेट टूर्नामेंट की तरह हर साल 2 न्यूज सुनाई देंगी तुम्हें कम से कम। रिसेंटली पुलिस प्रशासन द्वारा, नॉट जस्ट बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कोई सी भी सरकार ले लो, ये फेक एनकाउंटर केसेस हर राज्य पुलिस का एक नया पैटर्न बन गया है। और स्क्रिप्ट भी सेम होती है कि हम इनको पकड़ के ले जा रहे थे, फिर उन्होंने हथकड़ी छुड़ाई, हमारा वेपन ले लिया, मारने की कोशिश की, और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने अपराधी को मार गिराया। पर असलियत क्या है? एनएचआरसी का खुद का डेटा कहता है कि सन 2000 से लेकर 2017 के बीच में लगभग 1700 फेक एनकाउंटर के केसेस सामने आए, और उसके बाद से तो नंबर और बढ़ गया। अचानक से हर राज्य की पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बढ़ गए हैं। 2017 से लेकर 25 के बीच में सिर्फ यूपी राज्य में 16,000 एनकाउंटर के केसेस हुए। आप सोच के देखो, 16,000 पर साल, 2,000 एनकाउंटर ही हो रहे हैं। साल में इतने कोहली रन नहीं बना रहा जितना एक राज्य की पुलिस एनकाउंटर कर दे रही है। अब ऑब्वियसली इनमें से कई सारे फेक एनकाउंटर केसेस होते हैं। अब अगर तुम कंफ्यूज हो कि असली और फेक एनकाउंटर में क्या डिफरेंस है, जॉली LLB 2 देख लेना एक बार। एंड दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स को बाईपास करना। अपराधी पकड़ा जाता, उसको कोर्ट ले जाया जाता, कोर्ट उसको कस्टडी में डालता, चार्जशीट फाइल होती है, और फिर उसके बेसिस पे कोर्ट पूरा न्याय सुनाता। पर लंबी प्रक्रिया है, काम करना पड़ेगा। बट माहौल चट क्राइम पर जस्टिस का है, तो अपराधी का एनकाउंटर कर दो, घर पे बुलडोजर चला दो। लॉ एंड ऑर्डर लीगल प्रोसीडिंग क्या होती है, किसको क्या फर्क पड़ता। और हम एज जनता भी तो पिछले कई सालों से उसको चीयर लीड करते आ रहे हैं। अभी भी तुम माइक लेके सड़क पे निकल जाओ, 4 लोग बोलेंगे हाँ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ ऐसी बुलडोजर चलाए जाना चाहिए, अनटिल वो उसके साथ हो जाता है जिनको उन्हें लगता है कि अरे ये तो सही आदमी था। आदमी सही है या गलत है, नॉर्मल है, क्रिमिनल है, वो हक सिर्फ कोर्ट को होता है, ना आपको, ना हमें, और ना पुलिस को। तो अगली बार जब किसी आरोपी को अपराधी मानकर उसका एनकाउंटर या फिर बुलडोजर की न्यूज चले ना, तब खुश मत होना। और तब खुश होना तो फिर भरत तिवारी के केस में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? महाराष्ट्र के एक बिजनेसमैन का हत्याकांड इस हफ्ते पूरे देश भर में चर्चा रहा। पुणे के एक बड़े बिजनेसमैन है केतन अग्रवाल, 25-26 साल का लड़का है, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, और ये अपने घर वालों की मर्जी से एक अरेंज मैरिज करता है सिया गोयल के साथ।
फरवरी में इनकी एंगेजमेंट तय हो जाती है, नवंबर दिसंबर में शादी होनी थी। सारी तैयारियां थी, उदयपुर में शादी होनी थी, वेन्यू बुक हो चुका था और ये लोग अपनी हनीमून की भी प्लानिंग करने लगे थे। कपल ने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालना शुरू कर दी थी, साथ में वो जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, फोटोशूट हो रहा है, देयर हैविंग देयर गुड मोमेंट्स, अ परफेक्ट लव स्टोरी फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन एक दिन खबर आती है कि लोहगढ़ फोर्ट में 400 फीट गहरे खड्डे में गिरने से केतन की मौत हो जाती है। उसके बाद सब लोग सिया को कंडोलेंसेस भेजने लगते हैं कि बड़ा बुरा हुआ बेचारी के साथ, बताओ अभी तो शादी होने वाली थी। सिया भी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही है कि कहाँ चले गए, तुमने तो बोला था मुझसे शादी करोगे। सबको इतना बुरा लग रहा था, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना गट रेंचिंग। पर फिर जो केतन के घर वाले होते हैं वो तो कुछ बातें बताते हैं कि एक तो सिया शादी नहीं करना चाहती थी, वो 1 साल पोस्टपोन कराना चाहती थी, ये लोग हनीमून भी जा रहे थे पर वो पासपोर्ट उसका गुम हो गया। पुलिस को लगा समथिंग इज नॉट एडिंग अप, तो वहां के सीसीटीवी में उनको एक बंदा दिखा जो 33 डिग्री के टेम्परेचर में हुडी पहन के चल रहा था, वेरी आउट ऑफ प्लेस। फिर जब ट्रैक किया गया तो पता चला चेतन है। जब उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए तो पता चला कि केतन की वाइफ सिया से इस लड़के की घंटों सालों से बात हो रही है। अपेरेंटली दे वर डेटिंग। ये वहां पे क्या कर रहा था, ये बार बार कॉल पे क्यों बात कर रहा है, तो पता चला इट्स सोनम रघुवंशी पार्ट 2 केस। 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा, ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने उसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। सिया ने खुद इन्वेस्टिगेशन में कबूल किया कि दोनों ने मिलकर केतन की हत्या की। पूरा जो क्राइम था वो एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने क्राइम किया है। क्योंकि उसको शादी करनी नहीं थी, घर वाले फोर्स कर रहे थे और उसके साथ भागती तो बदनामी होती, तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, एंगेजमेंट कर लेते हैं, बीच में रास्ते से लड़के को निकाल देंगे। उसको पता था कि सोनम रघुवंशी की तरह वो भी जेल से छूट जाएगी, इसलिए मार दिया, डर है ही नहीं। सोनम रघुवंशी रिहा हो गई, बेल मिल गई सोनम रघुवंशी। आई डोंट नो अबाउट यू बट आई जस्ट गॉट टू नो इट। सांप, लोमड़ी, भेड़िए, दुश्मन सब पे भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन लुगाई पे भरोसा, ऐसे टाइम पे दोस्तों सैडली मिसोजिनी बढ़ जाती है। नो इज बेटर एंड इजी देन टू टेक समवन्स लाइफ। यही तो यार, मतलब मना कर देती शादी के लिए, इतना वो तुम्हें अरेंज मैरिज में भी तुम्हें इतना प्यार बरसा रहा है वो लड़का। ही इज नॉट जस्ट मेकिंग यू पार्ट ऑफ हिज लाइफ, ही इज मेकिंग यू हिज लाइफ। वो मना कर देती ना तो मतलब जितना तुम लड़कों को जानते हो वो कहता है कि ठीक है तुम इससे शादी करो और कुछ तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो मैं देखूंगा। वो बस अच्छाई के नाते तुम्हारे लिए अपनों से लड़ जाता, पर बदनामी के चक्कर में उसकी जान ले ली। आज के जमाने में करियर उतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना कि एक वफादार लाइफ पार्टनर मिलना है। सैड बट ट्रू। पूरा इंडिया इस टाइम पे इसी केस के बारे में बात कर रहा है कि भाई क्यों, और ज्यादा मैंने देखा लोग से अटैच हो जाते हैं जो इनोसेंट होते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ होता, आपसी रंजिश में मर जाते तो शायद इट वुड हैव बीन अनदर क्राइम स्टोरी, पर यहां तो बकायदा धोखा दिया गया उसको। मनी यस, लव मे बी, लॉयल्टी नो। अच्छा, इसी हफ्ते हुआ इंटरनेशनल योगा डे। जगह जगह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने योगा डे बनाया। एक जगह बहुत सारे लोग आए, आराम से योगा आसन कर रहे थे, प्रधानमंत्री जा के देख रहे थे, कह रहे सुनो ये अनुलोम विलोम ऐसे नहीं होता है, ए तुम शवासन क्यों कर रहे हो, अच्छा तुम सीजेपी के प्रोटेस्ट में लेटे हो, हाँ तुम लेटे रहो, तुम बताओ। 2 वीडियो मुझे बहुत पसंद आई। एक हमारे नितिन गडकरी की, पासपोर्ट साइज में देखो तो बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जूम आउट किया तो समझ में आया सिर्फ अपर बॉडी आसन हो रहा है, लोअर बॉडी तो रिलैक्स है। पोस्ट से ज्यादा तुम चेहरे का एक्सप्रेशन देखो गडकरी साहब को। क्या रे यार, गडकरी साहब इस टाइम पे जेठालाल लग रहे हैं मुझे। सर कैसे रोड स्मूथ बनाओगे, आपका अपना स्पीड ब्रेकर तो बड़ा होता जा रहा। अब इसके 2 एक्सप्लेनेशन है, या तो गडकरी जी के जॉइंट वीक हैं, या ये कह लो नेता आदमी है, कुर्सी से लगाव छूट नहीं रहा। एक्चुअली 3rd एक्सप्लेनेशन भी है। दरअसल ये है E80 योगा, 80% कंफर्ट, 20% एक्सरसाइज। अच्छा, हेल्थ की बात हो रही तो बिहार के हेल्थ मिनिस्टर भी आए, हाँ उनका भी देख लेते हैं। और थोड़ा सा दाहिनी ओर झुकेंगे और नीचे, दाहिना हाथ नीचे, बायां ऊपर, त्रिकोण आसन पे। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके, जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके। कोई इंडियन मीडिया वाला था क्या वहां पे? सांस लेते हो ऊपर और अभी दूसरी दिशा। ये क्या कर रहा है भाई, देखियो जरा, देखियो लोग ऐसे मुड़ रहे हैं, वो ऐसे कर रहा है। किसी ने कमेंट किया, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर बट दिस वन इज अ शीट ऑफ रोलिंग पेपर। हेल्थ मिनिस्टर ही लास्ट स्टेज पर है। सर आप खेत में काग भगोड़ा बनोगे?
ऐसे मत झुको सर, ऐसे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। इस हफ्ते मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव के बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ा खुलासा किया। अपने 23 तारीख के एडिशन में इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड का डेटा, मतलब सरकार का ऑफिशियल डेटा लेके बताया कि कैसे उज्जैन में सीएम मोहन यादव की फैमिली और उनकी कंपनीज ने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने से पहले ही वहां आसपास की जमीन खरीद ली। अब उज्जैन मध्य प्रदेश का आने वाला एक बड़ा टाउनशिप होने वाला है। यूपी ने नोएडा डेवलप किया, हरियाणा ने गुड़गांव किया, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, कर्नाटका में बैंगलोर, ऐसे ही मध्य प्रदेश में डेवलप कर रहे थे उज्जैन, जिसको लेकर उज्जैन मास्टर प्लान 2035 बनाया था। आने वाले टाइम में वहां कुंभ होना था और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने थे, और उसी को लेकर वहां के सीएम मोहन यादव, जो उज्जैन से ही बाय द वे एमएलए रहे और भी कई सारी पोजीशंस पे रहे, इनको पता होता है कि कहां से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट निकलना है, क्योंकि साइन तो यही करते हैं। और इनकी फैमिली इंक्लूडिंग इनकी वाइफ, बेटा, इनका भाई, उनके बेटे, मतलब पूरी क्लोज फैमिली, सब ने वहां के जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे उसके आसपास जमीन खरीद ली। कुल मिला के 137 प्लॉट खरीदे, 168 एकड़ के। कहीं पे हाईवे निकलना था, कहीं पे कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनना था, सारी आसपास की बिल्कुल प्राइम जमीनें, आज लाखों की, कल करोड़ों, परसों अरबों की जमीन इनकी फैमिली ने खरीद ली। अभी अपने सफाई में बता रहे हैं कि भैया हमारी फैमिली तो पहले से रियल एस्टेट बिजनेस चल रहा है, तो एक साल पहले तक इनकी फैमिली की कंपनीज ने जितना जमीन खरीदी थी उससे ज्यादा सिर्फ पिछले एक साल के अंदर खरीद ली। ये कौन बताएगा? अब देख रहे हो तुम, हुआ भी है, पकड़े भी गए और मान भी नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं अरे हम तो पहले से बिजनेस करते थे उस चीज का। इसको क्लासिक कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में ही तो हुआ था कि भोपाल के आसपास में सारे आईएएस आईपीएस ने मिलके करोड़ों की प्रॉपर्टीज ले ली थी जो आगे जाके अरबों की होनी थी। अभी होता क्या है ना कि इन लोग के पास इंफॉर्मेशन होती है, प्लानिंग कमीशन यही करते हैं, पॉलिसी यही निकालते हैं, बजट यही एलोकेट करते हैं, तो इनको पता होता है कि आज ये जो खेत दिख रहा है इसके बगल में से कल एक हाईवे निकलना है, तो इस खेत को हम पहले से ही खरीद लेते हैं। अनपढ़ों को बेवकूफ बता दो, पढ़े लोगों को पता है, इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और अब भरोसा हो गया है कि आईएएस आईपीएस पे कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी की कंप्लेंट किससे करोगे? नेता से। नेता खुद मिले हुए हैं, सब मिल बांट के खा रहे हैं। आफ्टर लाडली बहना इट्स टाइम फॉर लाडली फैमिली योजना। भैया पॉलिटिक्स का उसूल, जहां परिवार वहीं परिवर्तन। सबका साथ और खुद का विकास। ईडी सीबीआई इनकमिंग, नॉट एट द सीएम्स हाउस बट ऑन इंडियन एक्सप्रेस ऑफिस। सही है, 2028 में शायद उज्जैन में कुंभ होना है, तो पाप धोने के लिए थोड़े करने भी तो पड़ेंगे। अलगे फ्रॉड चल रहा है। अब देखना है यहाँ पे एक्शन क्या होता है, क्योंकि रंगे हाथों करप्शन में पकड़े गए। और अगर आप इसको करप्शन नहीं मान रहे हो कि नहीं भाई वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे, तो भाई अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं दिख रही, तो फिर कुछ करप्शन नहीं है। फिर वो आईपीएस अधिकारी जिसको पता होता है कि भाई यहाँ पे विवाद चल रहा है, वहां पे वो जमीन सुलटा के एक प्लॉट ले लेता है, वो भी करप्शन नहीं है। फिर वो जो 500 रुपए की पत्ती लेता है फाइल आगे करने के लिए, वो भी अपना काम ही कर रहा है, वो भी करप्शन नहीं है। करप्शन गलत काम में पैसे खाना नहीं होता, करप्शन सही काम में पैसे खाना होता है। And the next person in spotlight is कुणाल शाह। हाँ, yes, this guy who looks like entrepreneurs का विवेक अग्निहोत्री। इन्होंने इस हफ्ते बताया कि इनकी कंपनी क्रेड में मेटा लगभग $900 मिलियन का इन्वेस्ट करेगी, और ये क्रेड में अपने सीनियर मैनेजमेंट के रोल से स्टेप बैक कर रहे हैं। नाउ ही विल बी हैंडलिंग व्हाट्सएप ग्लोबली। इस बार सिर्फ इंडियन ओरिजिन का बंदा ही नहीं, बल्कि इंडियन बंदा ही एक ग्लोबल ब्रांड संभालेगा। एंड अगर आप थोड़ा सा भी फाइनेंस या स्टार्टअप वर्ल्ड को फॉलो करते हैं तो दिस इज अ बिग न्यूज स्पेसिफिकली फॉर कुणाल शाह। तो इससे पहले भी फ्री चार्ज बना चुके हैं, बहुत पहले आया था, फिर एक क्रेड बनाया था, वो स्लॉट मशीन, वो क्रेडिट कार्ड वाला स्लॉट मशीन। और उसके अलावा भी कुणाल हैज अ वेरी गुड फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया। राज शमानी के साथ इनका एक पॉडकास्ट है, देखना बहुत बढ़िया, मतलब ही इज अ वेरी इंसाइटफुल मैन। जैसे वो बात करता है, जैसे वो सोचता है, जो उसका पर्सपेक्टिव है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो बेस्ट पार्ट अबाउट कुणाल शाह इज कि उसके पास कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं है, कोई एमबीए नहीं किया, उसके पास डिग्री है फिलोसफी की। हाँ, फिलोसफी की डिग्री लेके पढ़ के, बट विद दैट हाई आईक्यू इनक्विजिटिव माइंड, कई सारे स्टार्टअप खोल दिए, सक्सेसफुल कर दिया, और अब व्हाट्सएप को संभालेगा, वो भी ग्लोबली। एंड फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर, इफ दिस इज नॉट इंस्पिरेशन, आई डू नॉट नो व्हाट इज। What did they ask in the interview? Was there a coding round for you? कितनी बड़ी बात है भाई कि मतलब कोई इंसान जिसने कभी टेक, जिसने कभी फाइनेंस, जिसने कभी बिजनेस के बारे में कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन वो तीनों में फाड़ चुका है। जैसे ये न्यूज आई ना, आधे लोगों ने व्हाट्सएप को लिंक्डइन समझ लिया। या यू रिमेंबर या you're my bro। चाहे जीवन के किसी पहलू में, किसी सेमिनार में हाय हेलो हैंडशेक हुआ होगा, लेकिन लोग कसीदे तो ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे इनकी मौसा जी का लड़का हो, गले ही पड़ गए बिल्कुल मोदी जी की तरह। My friend। अगली बार कहीं तुम सड़क पर आराम से चल के जा रहे हो और फुटपाथ पे चलने की जगह ना मिले, या फिर फुटपाथ ही ना मिले, तो उसके लिए तुम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते राइट टू वॉक केयरफुली ऑन अ फुटपाथ पे बिना किसी अड़चन के चलने को आपका एक फंडामेंटल राइट बता दिया है, एक मौलिक अधिकार। 2014 का एक केस है जहां पर सड़क पे चलते हुए एक बच्चे को एक टैंकर ने कुचल दिया था, उसकी मौत हो गई थी। तो लोगों ने बोला था कि अरे वो साइड में फुटपाथ पे क्यों नहीं चल रहा था, तो पता चला सड़क पे साइड में कोई फुटपाथ था ही नहीं। तो इसी केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हमारे संविधान में हमें कुछ फंडामेंटल राइट मिले और उसी में एक राइट टू फ्री मूवमेंट। अगर आप कहीं जा रहे हो तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक सेफ पैसेज दिया जाए, और रास्ते में उसको कहते हैं फुटपाथ। सड़कों पे खड्डे होना, ब्रिज टूटना जैसी एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में है पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना। हमारे यहाँ रोड प्लानिंग ही ऐसी होती है जहां पे रोड पे प्रेफरेंस दिया जाता है, डिवाइडर वगैरह, लेकिन फुटपाथ वगैरह की प्लानिंग तक नहीं होती। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। जबकि विदेशों में जब भी वो कहीं रोड बनाते हैं सबसे पहले देखते हैं फुटपाथ, लोगों के चलने की जगह, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह, और फिर कहीं बच जाता है तो प्राइवेट व्हीकल्स को देते हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट व्हीकल पहले, पैदल चलने वाले बाद में। हर साल 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं। सिर्फ फुटपाथ बनाकर ना सिर्फ हम ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और लाखों लोगों की जान भी बचा सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई हैविंग अ क्लियर फुटपाथ इज अ फंडामेंटल राइट। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। अगली खबर है उत्तराखंड से, जहां निहंग सिखों और वहां के लोकल लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कई दिनों तक खींचातानी चली। इसकी शुरुआत हुई कर्णप्रयाग में, जहां पर एक पार्किंग लॉट में कुछ निहंग सिखों और वहां के लोकल लोगों के बीच में बहसाबाजी हो गई। तो पुलिस ने आके कुछ निहंग सिखों को अरेस्ट कर लिया। तो इसके जवाब में कुछ निहंग सिख रुद्रप्रयाग के गुरुद्वारे पहुंच गए और वहां जाके उन्होंने धरना दे दिया। इनफैक्ट वहां पे एक सेवादार को बंदी बना लिया और पुलिस को धमकाया कि हमारे लोगों को बरी करो, आपने उनको गलत अरेस्ट कर रखा है। 72 घंटे तक ये बहस चली। बाद में जाके जब गुरुद्वारा कमेटी ने भी कोऑपरेट नहीं किया, तब जाके उन्होंने सेवादार को छोड़ा और आगे जाके फिर पुलिस ने इनके लोगों को छोड़ा। अब देखो, हर धर्म में ना अपने एक्सट्रीम एलिमेंट्स होते हैं। एक्स इन्फिल्ट्रेट कहते हैं वी आर नॉट अ सीरियस कंट्री। भाई हमारे यहाँ ना कई बार ऐसा बातचीत करके चीजें सॉर्ट होती हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। दिस आइडियोलॉजी ऑफ हाइडिंग इनसाइड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप सीम्स टू बी अ बिट टू फेमिलियर, इजंट इट, और एम आई मिसिंग समथिंग? एस्टरिक भिंडर वाले। अच्छा, भिंडर वाले का ऐसा मेंशन कर दिया, बहुत टाइम लगेगा पूरा केस बताने में। कभी अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें कॉन्टेक्स्ट चाहिए अबाउट पंजाब पॉलिटिक्स 1971, अबाउट इंदिरा गांधी एंड हाउ शी वाज, एक बार भिंडर वाले केस जरूर पढ़ना। यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी बाय द वे। As a Sikh, I am ashamed of these criminals in blue. These Nihangs have brought nothing but shame to Sikhism. गुरु गोविंद सिंह जी would have been heartbroken. अब इस केस की जांच तो हरिद्वार पुलिस चली गई है, बट यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मुद्दे के बारे में बात करना। हिंदुओं के अपने एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं, मुसलमानों के अपने, और सिखों में अब निहंग सिखों का नाम बहुत बार आने लगा है। रिसेंट में से कई सारे एग्जाम्पल्स आए जहां निहंग सिखों ने वायलेंस किया है। फार्मर प्रोटेस्ट में भी यही हुआ था। अभी जो दिगवा ने किया है उसके चक्कर में पूरा इंग्लैंड जला है। सिर्फ देश में नहीं, पूरी दुनिया में सिखों को इसकी चक्कर में बदनामी झेलनी पड़ी है। तो और मैं हर बार कहता हूं कि जब भी कोई एक्सट्रीम एलिमेंट्स होते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी उन्हें कॉल आउट करने की उस कम्युनिटी के लोगों की होती है। तो पंथ में निहंग सिखों का कितना मान है कोई बताने वाली बात नहीं है, बट रिसेंट में जो ये न्यूज आ रही है, ये आपसी तू मैं हमला कर देना, या प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे जाके वहां जाके सेवादार को पकड़ लेना, या विदेशों में जाके किसी एक निहत्ते को मार देना, सिखों का ही नाम खराब हो रहा है। लाइक करो दोस्तों। ये था इस हफ्ते का न्यूज मिडवीक। विद मोर न्यूज एंड एंटरटेनमेंट वील सी यू इन द संडे शो, जहां हम हफ्ते की सारी न्यूज लेके आएंगे एक एपिसोड में। वो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये वीडियो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें और अपना ध्यान रखें।